भारत पर अंग्रेजों ने कैसे किया कब्जा? ब्रिटिशर्स को अपनी सेना रखने की अनुमति किसने दी? कैसे मराठा और सिख साम्राज्य के हमलों ने मुगलों को कमज़ोर कर दिया? तो आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के शासन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण लड़ाई लड़कर और जीतकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे उन्होंने अपना नियंत्रण का विस्तार किया। यह मुगल सम्राट जहांगीर थे जिन्होंने 1612 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी और उनके पूरे भारत से भारत में एक व्यापार इकाई के रूप में काम करना शुरू किया। वे भारतीय राजाओं के लिए महंगे उपहार पेश करते थे। ब्रिटिश ने भारतीय राजाओं के पक्ष में लाभ पाने के लिए कुछ मामलों में भारतीय राजाओं का सहायता भी करने लगे। इस चालाक रणनीति का पालन करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत पर शासन करने वाले साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के राजा का पक्ष प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1614 में विजयनगर साम्राज्य की सहायता और अनुमति से मद्रास में अपना दूसरा कारखाना शुरू किया। इसी तरह 1660 के बाद उन्होंने मुंबई तट पर एक कंपनी शुरू की और चौथा कलकत्ता में। अगर ब्रिटिशर्स की रणनीति को करीब से देखें तो वो इन क्षेत्रों में हावी होने की कोशिश कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ अन्य विदेशी शक्तियाँ भी थीं, जैसे डच, पुर्तगाली और उन तटीय क्षेत्रों में फ्रेंच संचालन। और अब बड़ा सवाल सभी के मन में आता है, भारत पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया? इन विदेशियों को अपनी सेना रखने की अनुमति किसने दी? दुर्भाग्य से इसका जवाब अपने भारतीय शासक हैं, जिन्होंने शुरुआत की ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड रखने की अनुमति दी थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर और डोमिनेंस का खेल शुरू किया। उन्होंने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपने सैनिकों को तैनात किया। 1844 तक ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी की ताकत लगभग 2.5 लाख थी और आश्चर्य यह है कि ब्रिटिश सेना में 90% से अधिक सैनिक मूल्य भारतीय थे और उनमें से केवल कुछ यूरोपीय थे। अब आइए एक करके उन लड़ाइयों को देखें जिन्होंने भारतीय इतिहास को पलट कर रख दिया। 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई ने पुर्तगाली सेना के साथ लड़ाई लड़ी और विजेता के रूप में सामने आए। इन विदेशी शक्तियों में दूसरों के साथ भी लड़ाई थी क्योंकि हर कोई भारत पर अपना शासन करना चाहता था। दूसरी ओर भारतीय शासकों ने इन विदेशी शक्तियों के खिलाफ कोई एकता नहीं दिखाई और वे आपस में लड़ते रहे। अब जानेंगे मराठा और सिख साम्राज्य के हमलों ने कैसे मुगलों को कमज़ोर कर दिया था। बाद 1634 और 1635 की अमृतसर और करतारपुर में लड़ाई हुई जिसमें सिख साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को हराया। जब मुगल सिख साम्राज्य द्वारा किए गए अपने नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहे थे तभी मराठा साम्राज्य ने उन पर हमला शुरू कर दिया। 1665 से 1670 के बीच के दौरान मराठा और मुगलों ने आपस में कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1665 में लड़ी गई सूरत की लड़ाई महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसमें मराठा साम्राज्य ने सूरत को बर्खास्त कर दिया। ये प्रमुख भारतीय साम्राज्य एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहे जिससे बहुत सारी जनशक्ति और धन बर्बाद हो गया। इतिहासकारों का कहना है कि मुगल सुल्तान औरंगजेब ने अपने जीवन का अधिकांश समय मराठा और सिख विद्रोह के साथ युद्ध लड़ने में बिताया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी कभी इन लड़ाइयों में कुछ भारतीय शासकों को अपना समर्थन देती थी। ब्रिटिश चाहते थे कि ये सम्राट आपस में लड़े ताकि उन्हें इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। उन्होंने मदद के नाम पर भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। 1750 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आक्रामक हो गई। उन्होंने भारतीय शासकों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ पलासी की लड़ाई और 1764 में बंगाली नवाबों और मुगल बादशाह आलमदार II की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ बक्सर की लड़ाई लड़ी। उन्होंने दोनों लड़ाइयाँ जीती। पलासी नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई में ब्रिटिश सेना पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसके अपने साथी मीर जफर ने उसे धोखा दिया। मीर जफर ने सिराजुद्दौला को दिन के लिए पीछे हटने के लिए कहा। सिराजुद्दौला ने उनकी बात सुनकर भारी भूल की। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा। नवाब की आज्ञा के बाद सैनिक पीछे लौट रहे थे। अचानक रॉबर्ट क्लाइव के सभी सेना ने सिराजुद्दौला पर हमला कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना के प्रमुख कमांडर थे। अचानक हमले से हैरान नवाब की सेना अंग्रेजों से लड़ने का कोई तरीका नहीं निकाल पाई। वे अपना अनुशासन खो बैठे थे और वहां से भाग गए। सिराजुद्दौला किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन फिर मीर जफर की मदद से अंग्रेजों ने उसे पकड़ा और उसे बाद में मार डाला। मीर जफर ने बंगाल का नवाब बनने के लिए यह सब किया था। हम यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विभाजन और शासन की रणनीति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर 1674 में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने बंगाली नवाबों की संयुक्त सेना को हराया और इन लड़ाइयों को जीतकर उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद वे मुंबई और मद्रास के आसपास की क्षेत्रों को देख रहे थे और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने मैसूर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू किया। उन्होंने मैसूर साम्राज्य के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी। उन्हें कोन मैसूर युद्ध के रूप में जाना जाता था। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की कमान में मैसूर साम्राज्य ने अंग्रेजों को सफलतापूर्वक हराया। हैदर अली लगभग मद्रास पर कब्जा करने और मद्रास पर ब्रिटिश कमांड को चुनौती देने के बारे में था। हैदर अली राजा टीपू सुल्तान के पिता थे। दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ लड़ाई लड़ी।
हैदर अली ने कौन मैसूर युद्ध के दौरान अपना जीवन खो दिया। हालांकि टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद भी युद्ध जारी रखा। अंत में युद्ध ब्रिटिश भारतीय संधि के साथ समाप्त हुआ। यह अंतिम संधि थी जिसने किसी भी भारतीय साम्राज्य को समान लाभ और अधिकार दिए। मैसूर और अंग्रेजों के बीच तीसरा युद्ध शुरू हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। ब्रिटिश सहयोगी पर शासन कर रहे थे और उस वजह से अंग्रेजों ने इसे एक खतरे के रूप में देखा और उन्होंने मैसूर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अंग्रेजों ने मैसूर साम्राज्य के दरवाजे पर युद्ध लाया। सेरिंगटन की घेराबंदी के बाद युद्ध समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।